हेलो स्टूडेंट्स, आज इंट्रोडक्शन के बाद ये फर्स्ट क्लास है, ये फर्स्ट लेक्चर है आप लोगों के लिए, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में। ये बेटा ह्यूमन फिजियोलॉजी वाला जो चैप्टर है, ये डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ये स्टार्ट करेंगे। बच्चों का डिमांड था, बच्चों का कहना था कि सर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन पे आप वीडियो डालो, और इसलिए हमने ऐसा डाला। इसके बाद आप लोगों को जो लगेगा, जो हमारे नीट के स्टूडेंट्स हैं, जिनको नीट का एग्जाम देना है नेक्स्ट ईयर, वो कमेंट करेंगे। उनको जो वीडियो पढ़ना होगा, उनको लगेगा कि सर इस वीडियो में मुझे बहुत सारा डाउट हो रहा है, उसको हम लोग क्लियर करेंगे फिर से। तो सबसे पहले जो आज ये फर्स्ट लेक्चर जो हम यूट्यूब पर डालने जा रहे हैं आपके लिए, वो है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, जो जूलॉजी का पोर्शन है। हालांकि नीट से इस चैप्टर को रिमूव कर दिया गया है, बट ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये इतना इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर कि आप ऐसे समझो कि बिना इसके आपको पता ही नहीं चलेगा एंजाइम्स के बारे में। इसके बिना इस चैप्टर के कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, फैट का आइडिया ही नहीं लगेगा कि ये डाइजेशन कैसे होता है, ये कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी में आता कहां से है। तो इसलिए ये जो चैप्टर है ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। तो आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। देखो इस चैप्टर में एक बात ऐसे समझना बेटा, ये जो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर है, इसमें सबसे पहले हम देखते हैं डाइजेशन कहते किसको है, डाइजेशन का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीन्स ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन का क्या मतलब है बेटा, वो समझिएगा। सबसे पहले आप समझो, ये डाइजेशन हो गया ना, इसका क्या मतलब है, डेफिनेशन क्या होगा डाइजेशन का। हम क्या बोलते हैं, वैसा प्रोसेस जो ब्रेकडाउन में, जो किसके ब्रेकडाउन में हेल्प करेगा, हार्ड चीजों का, कॉम्प्लेक्स का और इनसॉल्युबल का। तो ये डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो हार्ड, कॉम्प्लेक्स और इनसॉल्युबल को बहुत सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, वो डाइजेशन कहलाएगा। इसके डेफिनेशन के साथ हम इसका समझते हैं बेटा। देखो ये डाइजेशन है ना, क्या कहता है, द प्रोसेस which helps in the breakdown of hard, complex and insoluble organic matter, हार्ड, कॉम्प्लेक्स एंड इनसॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर इनटू, अब यहीं से बेटा समझना है हम लोगों को, यहीं से टर्म चेंज हो जाता है। वैसा प्रोसेस जो किसके ब्रेकडाउन में हेल्प करेगा, हार्ड का। हार्ड को किस में कन्वर्ट कर देंगे हम लोग, तो ये जो हार्ड है बेटा, ये कन्वर्ट हो जाएगा सॉफ्ट में। क्लियर है। जो कॉम्प्लेक्स है वो किस में कन्वर्ट होगा, सिंपल में। और जो इनसॉल्युबल है वो किस में कन्वर्ट होगा, सॉल्युबल में। तो ऐसा प्रोसेस जो किसके ब्रेकडाउन में हेल्प कर रहा है, हार्ड को कन्वर्ट कर रहा है सॉफ्ट में, कॉम्प्लेक्स को सिंपल में और इनसॉल्युबल को सॉल्युबल में। सॉल्युबल फॉर्म किस, और ये सब हम किसके मदद से करेंगे, सॉल्युबल फॉर्म बाय द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। ये क्लियर हो गया ना डेफिनेशन। ऐसा प्रोसेस जो हार्ड को किस में कन्वर्ट कर देगा, सॉफ्ट में, कॉम्प्लेक्स को सिंपल में, इनसॉल्युबल को सॉल्युबल में। और ये सब किसके मदद से होगा, डाइजेस्टिव एंजाइम की मदद से होगा। और ये डाइजेस्टिव एंजाइम है कौन बेटा, ये डाइजेस्टिव एंजाइम है सलाइवा। ठीक है, ऐसे तो और भी है ना, बट ये फर्स्ट डाइजेस्टिव एंजाइम है हमारे बॉडी का। हमारे बॉडी का ये पहला डाइजेस्टिव एंजाइम है जो माउथ में बनता है। तो अगर हम कुछ भी खाते हैं, तो कुछ भी खाएंगे तो यही सब होगा हमारे माउथ में, और इसको हम कन्वर्ट करेंगे इस चीज में। ये हमारा डेफिनेशन है, ठीक है। सबसे पहला डाइजेस्टिव एंजाइम कहां पे हो रहा है, ये फर्स्ट डाइजेस्टिव एंजाइम है पहला। आप ऐसे याद करो, सबसे पहला डाइजेस्टिव एंजाइम तो सलाइवा हो गया। तो सर डाइजेशन कहां कहां होता है ये तो बताओ मेरे को। तो सबसे पहला डाइजेशन कहां पे होगा, फर्स्ट डाइजेशन माउथ में होगा। सबसे पहला डाइजेशन कहां पे हो रहा है बेटा, माउथ में हो रहा है। बट आप इतना याद रखो कि माउथ में हर एक चीज का डाइजेशन नहीं हो रहा है। माउथ में स्टार्च का डाइजेशन होगा। कार्बोहाइड्रेट खाएंगे ना, कार्बोहाइड्रेट टूटेगा तो स्टार्च जो होगा, उस स्टार्च का डाइजेशन कहां पे होगा, आपका माउथ में होगा। दूसरा क्या है बेटा, सेकेंड डाइजेशन।
दूसरी बार डाइजेशन आपका स्टमक में देखने को मिलेगा, पार्शियल डाइजेशन। और जो लास्ट है बेटा, जिसको हम बोलते हैं कंप्लीट डाइजेशन, कंप्लीट डाइजेशन ये कहां पे होगा आपका, डियोडेनम में। डियोडेनम इज द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है। इसके बाद डाइजेशन नहीं होने जा रहा है। तो ये डाइजेशन का पूरा डेफिनेशन क्लियर हो गया। पहला डाइजेशन कहां होगा, सेकंड कहां होगा, थर्ड कहां होगा, ये भी क्लियर हो गया ना। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं बेटा। चलिए आइए नेक्स्ट पे। अब क्या है हमारे पास, अगर आप देखिएगा तो हमारे पास पूरा एक ये डाइजेस्टिव सिस्टम है। क्या है बेटा, ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है। अब ऐसे समझो कि सर ये तो पता चल गया डाइजेशन कहते किसको है, डाइजेशन होगा किसकी मदद से, लेकिन अब ये तो बता दो कि ये पूरा बॉडी जो हमारा बना हुआ है ये है क्या। तो हमारा पूरा बॉडी ये एक एलिमेंट्री कैनाल, ये देख रहे हो ना, ये पूरा पाइप है, ये पूरा एलिमेंट्री कैनाल है बेटा। यहां से लेके ईसोफेगस टू एनस, फ्रॉम ईसोफेगस टू एनस, ये पूरा एक पाइप जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो कई बार आप बुक पढ़ते होंगे तो उसमें माउथ भी आता है कि माउथ टू एनस को एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, कहते तो ईसोफेगस से। माउथ को इसलिए जोड़ा गया क्योंकि ईसोफेगस जो पाइप है वो माउथ में घुसा हुआ होता है, तो माउथ से लेकर के कहां तक, एनस तक। तो एलिमेंट्री कैनाल सबसे पहले देखेंगे हम लोग कि एलिमेंट्री कैनाल कहेंगे किसको, एलिमेंट्री कैनाल। अब समझो बेटा एलिमेंट्री कैनाल है क्या। हाँ, एलिमेंट्री कैनाल क्या है, तो एलिमेंट्री कैनाल वो डक्ट है, वो पाइप है जो माउथ टू एनस तक जाता है। ऐसा डक्ट जो माउथ टू एनस तक जाए, तो डक्ट फ्रॉम माउथ टू एनस, डक्ट फ्रॉम माउथ टू एनस, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। अब ये एलिमेंट्री कैनाल की लंबाई कितनी है, तो एडल्ट की हम बात करेंगे, अगर एडल्ट की बात करेंगे तो इसकी लंबाई की पता करते हैं, लेंथ ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, लेंथ ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ये बेटा एलिमेंट्री कैनाल एसी मत समझ लीजिएगा, एसी की लंबाई कितनी होती है, एलिमेंट्री कैनाल ये होता है 9 मीटर का, और अगर फीट में पता करेंगे तो ये 30 फीट का हो जाएगा। एडल्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो 9 मीटर लेंथ है एलिमेंट्री कैनाल की, और फीट में कितना हो गया, 30 फीट का हो गया। अब हम इस एलिमेंट्री कैनाल को अगर डिवाइड करेंगे तो 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं हम लोग। एलिमेंट्री कैनाल को हम लोग डिवाइड करते हैं, देखना बेटा गौर से, पढ़ते समय कभी भी इधर उधर ना देखिए, ध्यान से देखिएगा मोबाइल पे। एलिमेंट्री कैनाल को हम लोग डिवाइड करते हैं 3 पार्ट में। कौन कौन हो गया, एक हो गया फोरगट, कौन आ गया, फोरगट। दूसरा कौन आ गया बेटा, दूसरा आ गया आपका मिडगट, और तीसरा जो आ गया वो आ गया आपका हाइंडगट, ठीक है ना। तो एलिमेंट्री कैनाल को हमने कितने में डिवाइड किया, 3 पार्ट में डिवाइड किया, फोरगट, मिडगट और हाइंडगट किया। अब एक एक करके देखते हैं, फोरगट में कौन आता है, ये फोरगट में कौन कौन आता है। फोरगट में आता है बेटा माउथ, कौन आता है, माउथ, क्लियर हो गया, माउथ आता है फोरगट में। अगर मिडगट की बात करें, इसमें कौन आ गया, इसमें आएगा आपका ईसोफेगस, कौन आएगा, ईसोफेगस आ जाएगा बेटा। इसके बाद स्टमक आ जाएगा, इसमें कौन आ जाएगा, स्टमक आ जाएगा। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाएगा, और आ जाएगा आपको लार्ज इंटेस्टाइन। और हाइंडगट की बात करें, इसमें आ जाएगा आपको एनस, ठीक है ना। हमने एलिमेंट्री कैनाल को 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया, फोरगट, मिडगट और हाइंडगट। फोरगट में कौन आ गया, माउथ आ गया। आप देखो ना, ये वाला पार्ट है, ये जो माउथ वाला पार्ट होगा ना, ये फोरगट में आता है। अगर हम बात करें मिडगट की, तो ये पूरा मिडगट, यहां देखना बेटा, ये ईसोफेगस हो गया आपका, ये पूरा ईसोफेगस आ गया। ये स्टमक आ गया आपका, ये क्या आ गया आपका, ये आ गया आपका क्या, स्टमक आ गया। ये स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन आ गया, और ये लास्ट वाला एनस है। तो हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया इसको, ये आपके पास एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है। इसके बाद एक एक करके हम पूरे टॉपिक को पढ़ेंगे। पहले तो हम देखेंगे फोरगट के बारे में। आज इस चैप्टर में हम लोग खत्म करने जा रहे हैं इसको, फोरगट को। आज जो हमने ये टॉपिक शुरू किया, जैसा मैंने बताया, ये फर्स्ट लेक्चर है हमारा आपके साथ ऑनलाइन पे।
तो इसमें हम लोग आज जो टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा वो माउथ है। क्लियर है ना? ये माउथ के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। चलिए ये हो गया ना, चलिए लिख लीजिए इसको। आइए इधर, पहले इधर ही देखते हैं हम लोग। कह रहा है अगर हम फोरगट में आएंगे तो आप ऐसे समझो कि फोरगट में हमारे पास क्या क्या आता है। तो फोरगट माउथ वाला पार्ट हो गया, तो यहां से हम लोग शुरू करेंगे, ये शुरू करेंगे फोरगट में। सबसे पहला हमारे पास जो हमने स्टार्ट किया था फोरगट है वो। क्लियर है ना? फोरगट में माउथ आता है हमारा, तो हम क्या लिखेंगे? माउथ कंसिस्ट, माउथ कंसिस्ट। अब देखिए तो माउथ क्या क्या कंसिस्ट करता है, माउथ क्या क्या कंसिस्ट करेगा? तो माउथ चार चीज कंसिस्ट करता है। पहला क्या हो गया? पहला हो गया बेटा लिप्स। क्या कंसिस्ट कर रहा है? लिप्स। दूसरा देखिएगा, लिप्स के बाद दूसरा क्या कंसिस्ट करता है? ये दूसरा करता है ये टीथ। क्या कंसिस्ट कर रहा है? टीथ। तीसरा क्या होता है यहां पे? टंग। और चौथा जो है वो है सैलिवरी ग्लैंड। ठीक है ना? हाँ, ये खांसी जो होना बहुत, क्या करे भाई, इतना क्लास लेना पड़ता है, इतना ऑनलाइन लेक्चर होता है जिसके कारण कि ये पूरा गला खराब हो जाता है। ये माउथ हो गया ना, तो माउथ क्या क्या कंसिस्ट करता है? ये कंसिस्ट करता है, लिप्स को कंसिस्ट कर रहा है। देखिएगा हमारा जो माउथ है ये बना है चार चीजों से। लिप्स हो गया, दूसरा कौन हो गया? टीथ हो गया, तीसरा क्या हो गया? टंग हो गया, और चौथा हो गया बेटा सैलिवरी ग्लैंड हो गया। हम ये चारों आज डिस्कस करेंगे, ये चारों टॉपिक को आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, कंप्लीट माउथ को खत्म करेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक हमारे पास है वो है लिप्स। कौन सा है? लिप्स है। तो देखो सबसे पहला हम लोग डिस्कस करेंगे लिप्स के बारे में। तो लिप्स के बारे में बहुत ज्यादा तो कुछ नहीं डिटेल डिस्कस करेंगे, जो हमारे काम का है वो डिस्कस करेंगे। जैसे हमारा लिप्स जो है वो बना हुआ होता है किसका? ये बना होता है ऑर्बिक्यूलरिस ओरिस मसल्स का, है ना? अगर हम देखेंगे तो हमारे लिप्स कितने पेयर के हैं ये तो पता ही हम लोगों को, 1 पेयर है, और सारी चीज पता है हम लोगों को। तो पहले हम देखेंगे, देखिएगा लिप्स इज मेडअप ऑफ, लिप्स इज मेडअप ऑफ ऑर्बिक्यूलरिस, ऑर्बिक्यूलरिस ओरिस मसल्स। देखना बेटा गौर से, हमारा जो लिप्स है वो किसका बना हुआ होता है? तो ये एक स्पेशल टाइप के मसल्स का बना है जिसको ऑर्बिक्यूलरिस ओरिस मसल्स बोलते हैं हम लोग। और ये मसल्स इतना स्पेशल है कि हमारा लिप्स बहुत सेंसिटिव कर देता है। आप सोचो हमारा लिप्स कितना सेंसिटिव है कि अगर फीवर है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो लिप्स बता देगा फीवर है। अगर गुस्सा आ रहा है लिप्स बताएगा, ऐसा करते हैं ना फेस हम लोग। तो ये लिप्स है जो बताएगा गुस्सा है, तबीयत खराब है, फीवर कम लग रहा है, ठंडा लग रहा है, जो भी है सारा चीज लिप्स बताता है बेटा। तो ये लिप्स ऑर्बिक्यूलरिस ओरिस का मसल्स का बना होता है। और अगर हम इसकी फंक्शन की बात करें, अगर हम लिप्स के फंक्शन की बात करें, इसका 2-3 कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन है। वो क्या क्या है वो समझना। पहला फंक्शन लिप्स का देखेंगे, कहता है सबसे पहला तो ये बोलने में हेल्प करेगा, है ना? बोलने में आप बोल के देखो, पापा बोलो बेटा पापा। आप देखिएगा पापा का जो वर्ड आप बोलिएंगे इसमें दोनों लिप्स को आपको सटाना पड़ेगा। बोल सकते हैं क्या बिना लिप्स के? हाँ, बहुत सारा ऐसा वर्ड है काका, लिप्स को सटाने की जरूरत नहीं है। लेकिन बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जहां बिना लिप्स के मदद के आप बोल ही नहीं सकते हो। तो हम लिख सकते हैं यहां पे ये हेल्प इन स्पीकिंग। किसमें हेल्प कर रहा है? ये बोलने में हेल्प कर रहा है, हेल्प इन स्पीकिंग। दूसरा देखो, दूसरा क्या है? तो जो लिप्स है ये समझिएगा ये हमारे माउथ को बंद रखने में हेल्प करता है। तो बाहर का जो डस्ट पार्टिकल है वो अंदर जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे कि जो हमारा लिप्स है वो बाहर के डस्ट पार्टिकल को अंदर जाने से बचाता है बेटा। तो यहां पे क्या हो गया लिप्स में? तो देखिएगा इट प्रिवेंट आवर माउथ, इट प्रिवेंट आवर माउथ फ्रॉम डस्ट पार्टिकल्स। किससे बचाएगा? ये डस्ट पार्टिकल से बचाएगा बेटा। ये लिप्स का इंपॉर्टेंट काम हो गया ना। तीसरा भी लिख सकते हैं हम लोग, भोजन को अंदर होल्ड करता है ताकि बाहर ना भोजन गिर जाए।
तो ये अपना दो इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गया, लिप्स किसका बना है और लिप्स का फंक्शन हो गया। ये क्लियर है ना, ये आपको क्लियर है, इससे ज्यादा नहीं। हमारे नीट के लिए काम करना है बेटा, और नीट के लिए हमको फैक्ट जानना पड़ेगा, फैक्ट जानना पड़ेगा, टू दी पॉइंट पढ़ना पड़ेगा, बहुत ज्यादा नहीं आपको देखना है और ना ही थोड़ा कम देखना है। एनसीईआरटी का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपके पास होना चाहिए, तभी आप नीट के लिए काम कर सकते हो। तो एनसीईआरटी का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन यहाँ पे रहेगा। तो ये लिप्स हो गया ना क्लियर, ये लिप्स हो गया। तो हमारा एक टॉपिक तो क्लियर हो गया यहाँ पे, वो हो गया क्या, लिप्स, ये खत्म हो गया। दूसरा टॉपिक अब हमारे पास तित है, ठीक है, तो तित है, इसको कर लो बेटा, ये हो गया ना। चलिए आगे देखते हैं, चलिए आइए दूसरा आते हैं हम लोग। दूसरा हमारे पास क्या है, तित। तित के बारे में अब हमको जानना है, और आपको पता है ना, बिना तित के हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। दुनिया में कोई भी जानवर हो, सबके पास दांत होना जरूरी है, और बिना दांत के ना तो आप भोजन चबा सकते हैं और ना ही आप कोई दूसरा काम कर सकते हैं, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। लिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो देखो बेटा, लिप्स के बारे में देखते हैं हम लोग, सॉरी तित के बारे में। लिप्स हो गया ना, तित के बारे में अब हम आएंगे। तित के बारे में देखो, अगर हम दांत के बारे में पढ़ाई करते हैं तो ऑडोंटोलॉजी बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं, ऑडोंटोलॉजी। आपको हम लेके चलते हैं दांत वाले स्ट्रक्चर पे, थोड़ा सा फीलिंग आएगा वहां पे, फीलिंग की बहुत जरूरत होती है। आप देखो, मैं आपके लिए पहले से दांत यहां लगा के रखा है ना, दांत हमने पहले से लगा के रखा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं सोचना है बेटा, ये दांत आप लगा नहीं सकते हैं। आप उठा के कहा, आपके पास इतना अच्छा प्यारा सा दांत है पहले से, तो ये दांत है। अब समझो तित के बारे में। सबसे पहली बात, अगर हम बाप बेटा तित के बारे में पढ़ते हैं, अगर हम तित के बारे में पढ़ते हैं तो क्या बोलते हैं हम लोग उसको, स्टडी ऑफ तित, स्टडी ऑफ तित। अगर हम तित के बारे में पढ़ेंगे तो इसी को हम बोलते हैं ऑडोंटोलॉजी। क्लियर है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑडोंटोलॉजी बोलते हैं, तित के बारे में अगर पढ़ाई करेंगे। इसके बाद देखो हम क्या देखेंगे, हमारा जो तित है इसको हम लोग डिवाइड करते हैं तीन पार्ट्स में, तित को तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। क्लियर है ना, तित इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। कौन कौन पार्ट हो गया, तो अब यहां देखो, आप देखना यहां पे, ये पहला पार्ट है बेटा जो आपको दिख रहा है, ये दांत का जितना भाग आपको दिख रहा है इसको हम क्राउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, क्राउन बोलते हैं। और दांत का जो भाग मसूड़ा में धंसा हुआ है उसको हम लोग बेटा नेक बोलते हैं। क्या बोलेंगे, नेक। और जो बिल्कुल अंदर की ओर है इसको हम बोलते हैं रूट। क्लियर हो गया ना, तो तित को हम डिवाइड कितने में कर रहे हैं वो समझिएगा। तित इज डिवाइडेड इनटू, तित इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। कितने पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं हम लोग बेटा, तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हम लोग तित को। कौन कौन हो गया, तो पहला हो गया आपका क्राउन, ठीक है ना, दूसरा क्या हो गया, नेक हो गया, और जो तीसरा है वो है रूट। ये दांत का तीन पार्ट हो गया ना। तो क्राउन हमने किसको कहा, क्राउन कहा जो व्हाइट कलर का पूरा दिख रहा है ना, ये क्राउन है। जो मसूड़ा में छिपा हुआ है उसको हमने नेक कहा बेटा, और जो अंदर की ओर धंसा हुआ इसको हमने रूट कहा। तो ये दांत का तीन पार्ट है, ठीक है। अब आते हैं इसके आगे, इसके आगे चलेंगे तो हम ये तित का स्ट्रक्चर देखेंगे, और इस तित के स्ट्रक्चर में हम देखेंगे क्या क्या पता चलता है। ये इसको कर लो पहले, इसको मिटाना है, ठीक है। अब आओ, अब देखो ये हमारा तित है ना, ये स्ट्रक्चर ऑफ हेल्दी टूथ। अच्छा पहले टॉपिक समझो, ये टूथ है, ये क्या है। अच्छा तित और तित में डिफरेंस समझ रहे हो बेटा, टूथ सिंगुलर हो गया, एक दांत, हमने एक ही दांत का फिगर बना के रखा है, एक ही दांत का स्ट्रक्चर हमारे पास है, इसलिए हमने टूथ का बेटा। और बहुत सारे दांत अगर होंगे तो तित बोलेंगे। ये सिंगुलर हो गया और तित प्लूरल हो गया, ठीक है। अब आइए आते हैं हम लोग आगे। अब हम तित के पार्ट्स को देख लिए, इसके बाद तित के लेयर पे आएंगे। तित को हम डिवाइड भी करते हैं, इसमें लेयर्स होते हैं बेटा, तो पहले एक एक करके लेयर्स पे आएंगे। आप ऐसे समझो, ये हो गया ना, चलो ये हो गया। चलिए आप, हम स्टार्ट कहां से करेंगे वो समझो। तित में सबसे पहले हम लोग जो देखेंगे वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं यहां पे, ये देखो, ये वाला भाग देखना बेटा, ये वाला, ठीक है ना, ये एपिकल फोरामेन कहलाता है। एपिकल फोरामेन, ये क्या कहलाएगा, एपिकल फोरामेन।
मतलब क्या है, एपिकल फोरामेन है क्या? अगर मैं आपको फिगर बना के दिखाऊं टीथ का, तो देखो ऐसा कुछ फिगर दिखेगा आपको टीथ का। आपको अगर मैं दांत का बेटा फिगर दिखाऊं, तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, देखना ध्यान से। आप यहां की बात कर रहे हैं हम लोग, ये वाली भाग की बात, ये देख रहे हो ना, खुला हुआ भाग है ये वाला, इसको एपिकल फोरामेन बोलते हैं। ये भाग को हम क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं एपिकल फोरामेन बोलते हैं हम लोग इसको। इसको हम लोग बोलते हैं एपिकल फोरामेन। क्लियर हो गया ना? ये एपिकल फोरामेन है। इसका इंपॉर्टेंस समझते हैं क्या है। एपिकल फोरामेन अगर ओपन है, अगर किसी एनिमल में एपिकल फोरामेन ओपन है तो उसके दांत बढ़ते रहेंगे, और अगर वो दांत टूट गए तो फिर से नए दांत आएंगे। तो एपिकल फोरामेन के ओपन रहने से न्यू टीथ डेवलप होंगे और टीथ में ग्रोथ होता रहेगा। क्लियर है ना? एपिकल फोरामेन की पहली बात। फिर कहता है कि अच्छा, इसको पहले हम लिख लेते हैं, इसको पहले लिख लेते हैं, फिर आपको समझाता हूं। आप समझो ऐसे, आप ऐसे समझो। सबसे पहला बात है एपिकल फोरामेन। एपिकल फोरामेन हम क्या लिखेंगे यहां पे एपिकल फोरामेन के बारे में? एपिकल फोरामेन अगर ओपन है, अगर खुला हुआ है तो दांत ग्रो करता रहेगा। तो हम लिख सकते हैं ओपनिंग ऑफ इट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है बेटा? रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ टीथ एंड, अब देखना, एक तो ग्रो कर रहा है ना दांत, और दूसरा क्या होगा, दोबारा से वो आएगा, है ना? दांत आपका टूट गया, फिर से दोबारा से आएगा। रीडेवलपमेंट ऑफ टीथ। तो दांत का एपिकल फोरामेन अगर ओपन है तो इसमें क्या पता चला, अगर एपिकल फोरामेन ओपन है तो उससे दांत ग्रो भी करेगा और रीडेवलपमेंट, दोबारा से डेवलप भी करेगा वो। तो ये पहली बात हो गई। इसी एपिकल फोरामेन के द्वारा आप देखना बेटा, ये ब्लड वेसल्स इंटर कर रहा है। तो यहीं से हम क्या लिखेंगे? थ्रू इट। इसी के द्वारा क्या होगा? ब्लड वेसल्स एंड नर्व फाइबर, इंटर इन टूथ। क्योंकि हमने एक ही दांत का डिस्कस कर रहे हैं हम लोग बेटा, इसीलिए टूथ लिखा हमने। तो क्या पता चला, इसी एपिकल फोरामेन के द्वारा ब्लड वेसल्स और नर्व फाइबर दोनों इंटर करेगा, दोनों अंदर जाएगा, है ना? तो और ये आ गया आपका। अब समझिएगा, ये एपिकल फोरामेन सर ओपन किस में रहता है सर, और किस में बंद हो जाता है? तो पहले हम ह्यूमन की बात करते हैं। हमारे केस में, हम लोगों के केस में 12 वर्ष तक एपिकल फोरामेन ओपन रहता है, इसलिए नए नए दांत आते रहते हैं बेटा। मिल्क टीथ टूटता है, फिर से परमानेंट टीथ आता है। बट आफ्टर 12 ईयर एपिकल फोरामेन बंद हो जाता है। इसके बाद कभी भी आप में नए दांत का ना तो ग्रोथ होगा ना तो वो डेवलप करेगा। क्लियर है ना? तो देखिए यहां लिखते हैं हम लोग, पहले हम क्या लिखेंगे? इन द केस ऑफ ह्यूमन एपिकल फोरामेन गेट क्लोज। एपिकल फोरामेन क्या होगा बेटा? एपिकल फोरामेन गेट क्लोज्ड एट द एज ऑफ 12 ईयर्स। एट द एज ऑफ 12 ईयर तक में ये क्या होगा? क्लोज्ड। ऐसे लिख दो, हाँ, एट द एज ऑफ 12 ईयर तक में एपिकल फोरामेन क्या होगा? बंद हो जाएगा। सो दैट नो न्यू टीथ रीजेनरेट और ग्रो। ये लाइन क्लियर हो गया ना ह्यूमन का? एपिकल फोरामेन 12 वर्ष की उम्र तक बंद हो जाता है, उसके बाद क्या होगा? इसलिए ना तो नए दांत रिजेनरेट होंगे ना ग्रोथ होंगे। ये किसकी बात थी बेटा? ये ह्यूमन का बात था, ये है ना? अब हम बात करते हैं कि किसके केस में एपिकल फोरामेन पूरे लाइफ टाइम तक ओपन रहता है। आप ऐसे सोचो ना, चूहा हो गया ना, चूहा, आप चूहा को मार देते हैं, इसलिए मारते हैं आप,
वो आपके सामान को कुतरता है। आप सोचो, वो चूहा अगर आपके सामान को ना कुतरे तो क्या करे बेचारा, अपने दांत के वजन से वो मर जाएगा। एपिकल फोरामेन ओपन रहता है, उसका दांत जीवन भर ग्रो करता रहेगा, मजबूर है बेचारा वो आपकी सामान को कुतरने के लिए, आपकी चीजों को कुतरने के लिए, ताकि उसका दांत ज्यादा ग्रो ना करे। तो देखो बेटा, हम दूसरा क्या लिखने जा रहे हैं, ये क्लियर हो गया ना ये वाला बात। चलिए, इसके बाद आपको मैं लिखने जा रहा हूं एपिकल फोरामेन से, आप ऐसे समझ लो, ये समझो ऐसे। अभी क्या है, ये है आपका एपिकल फोरामेन। अब ऐसे समझो, अब क्या है, तो हमको एपिकल फोरामेन देखना है। तो इन द केस ऑफ रोडेंट्स एनिमल, देखना बेटा, इन द केस ऑफ रोडेंट्स, रोडेंट्स का मतलब होता है वैसा जानवर जो कुतरता हो, कुतरने वाले जानवर को रोडेंट बोलते हैं। इन द केस ऑफ रोडेंट्स एनिमल, in the case of rodent animals, apical foramen is open for whole life, पूरे जीवन भर खुला रहता है, इसलिए so that न्यू टीथ हमेशा क्या होगा, ग्रो करता रहेगा, so that टीथ कंटिन्यूअसली, टीथ कंटिन्यू ग्रो। ठीक है, एग्जाम्पल की अगर बात करेंगे, एग्जाम्पल ऑफ रोडेंट्स एनिमल, तो आपको तो ये पता ही चल गया ना कि रोडेंट्स एनिमल किसको बोलते हैं बेटा, ये हो गया आपको रोडेंट एनिमल्स। इसकी एग्जाम्पल की बात करेंगे तो कौन कौन आ गया इसके एग्जाम्पल में, इसमें आ गया रैट, आ गया रैबिट, आ गया स्क्विरल, आ गया बेटा गिलहरी। इन सब में दांत लगातार बढ़ता रहता है, और यहीं पर हम एक और डाल सकते हैं स्क्वारल ईटीसी, और इसके बाद एक आता है टस्क ऑफ एन एलिफेंट। ये रोडेंट में नहीं आता है बेटा, वो उसमें नहीं आएगा। ये हाथी का जो था ना बाहर निकला हुआ दांत टस्क, वो भी लगातार ग्रो करता रहता है। तो ये एपिकल फोरामेन आपका क्लियर हो गया। एपिकल फोरामेन से क्या क्या पता चला, इसी एपिकल फोरामेन के द्वारा ब्लड वेसल्स और नर्व फाइबर अंदर जाएगा, इसी एपिकल फोरामेन के ओपन रहने से दांत हमेशा बढ़ता रहेगा, और अगर ये एपिकल फोरामेन बंद हो गया तो ना तो नया दांत आएगा, ना ही नए दांत में क्या होगा, ग्रोथ होगा। ये क्लियर हो गया ना। चलिए, इसके बाद हम लोग आएंगे बेटा लेयर्स पे आएंगे, इसको कर लो आप लोग, हो गया ठीक। चलिए आओ, इसके बाद देखते हैं हम लोग दूसरा आते हैं बेटा, सेकंड देखते हैं हम लोग, लेयर्स ऑफ टूथ, लेयर ऑफ टूथ, टूथ का लेयर देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो सबसे पहले कौन कौन सा लेयर आ जाएगा, तो पहला जो हम डिस्कस करते हैं वो है इनामल, फर्स्ट लेयर बेटा। क्या है फर्स्ट लेयर, इनामल। क्लियर है, सुनिए हम क्या बोलेंगे, इनामल आउटर मोस्ट लेयर, ये व्हाइट कलर का दिख रहा है ना, ये इनामल है बेटा, व्हाइट कलर का होता है, आउटर मोस्ट लेयर होता है, सबसे हार्ड होता है, मजबूत होता है। ये हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, गौर करना, साथ में हम नोट भी कर लेंगे क्या कह रहा है इसके बारे में। पहला बात, आउटर मोस्ट लेयर है, ये आउटर मोस्ट लेयर है बेटा, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ टूथ। मैंने बार बार कहा हम एक ही दांत का डिस्कस कर रहे इसलिए टूथ लिख रहे हैं, टीथ का मतलब बहुत सारा दांत होता है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ टूथ। दूसरा क्या हो गया, कौन से कलर का है ये, व्हाइट कलर का है ये, और आपको पता है ये सबसे हार्डेस्ट लेयर है हमारे दांत का, हार्डेस्ट लेयर, ये फर्स्ट हार्डेस्ट लेयर बोल दो आप इसको, पहला हार्डेस्ट लेयर यही है। ये क्लियर हो गया ना। तो हम क्या बोलेंगे इनामल के बारे में कि ये हार्डेस्ट लेयर है, व्हाइट कलर का है, और आउटर मोस्ट लेयर ऑफ टीथ होता है ये इनामल, है ना, व्हाइट कलर का। आप देख लो बेटा दांत अपना अपना। दूसरे पे आते हैं, अगर हम थोड़ा और जाने इसके बारे में, तो सिक्रीटेड बाय अमीलोब्लास्ट सेल, इसको याद रखना बेटा,
ये वही सेल है जो इनामल को सिक्रीट करेगा, ठीक है ना। तो ये इनामल कंप्लीट हो गया आपका। इसके बाद दूसरा जो हमारे पास है वो है डेंटाइन। दूसरा क्या है? डेंटाइन है। डेंटाइन के बारे में देखते हैं हम लोग। कहता है डेंटाइन के बारे में, ये सेकंड, अच्छा देखो यहाँ पे ये इनामल हो गया ना, ये घिसेगा ना जब, तो इसके बाद सेकंड लेयर आपको नजर आएगा इनामल के बाद, जिसको हम डेंटाइन बोलते हैं हम लोग, वो सेकंड लेयर है। तो हम क्या बोलेंगे इसके बारे में? सेकंड लेयर, सेकंड लेयर ऑफ टूथ। दूसरा क्या बोलेंगे बेटा? ये हल्का पीला होता है, लाइट येलोइश कलर। कौन से कलर का है ये? लाइट येलोइश कलर का बेटा, लाइट येलोइश कलर का होता है ये। अगर बात करें हम लोग इसके बारे में, तो ये सेकेंड हार्डेस्ट लेयर भी होगा, इसी को हम बोलते हैं बेटा सेकेंड हार्डेस्ट लेयर, सेकेंड हार्डेस्ट लेयर ऑफ टूथ। हमारे दांत का ये दूसरा सबसे हार्डेस्ट लेयर है, और इसको कौन सिक्रीट करता है? सिक्रीटेड बाय ओडोंटोब्लास्ट सेल। कौन हो गया? ओडोंटोब्लास्ट सेल। तो देखो हमने अभी दांत का दो लेयर देखा बेटा, एक इनामल जो आउटर मोस्ट लेयर है, दूसरा हो गया डेंटाइन जो सेकंड लेयर है। सबसे हार्डेस्ट लेयर इनामल हो गया जो व्हाइट कलर का है, और कौन सा सेल सिक्रीट करता है उसको? एमिलोब्लास्ट सिक्रीट करता है। दूसरा हमारे पास डेंटाइन है जो सेकंड हार्डेस्ट लेयर है, लाइट येलोइश कलर का है, और कौन सा सेल सिक्रीट करता है बेटा? ओडोंटोब्लास्ट सेल सिक्रीट करता है। ये दोनों लेयर क्लियर हो गया ना हम लोगों को? आइए, ये दोनों लेयर क्लियर हो गया, हमको इनामल क्लियर हो गया, और दूसरा क्या क्लियर हो गया बेटा? डेंटाइन क्लियर हो गया, एपिकल फोरामेन भी क्लियर हो गया, ठीक है। अब आगे आते हैं, इसको लिख लीजिए, हो गया। चलिए अब आओ बेटा, इसके बाद हम लोग देखिएगा, इसके बाद हम लोग आते हैं। हाँ बेटा, इसको इसलिए ऐसा रखा है ना, इसे फीलिंग आता है बोर्ड वाला, लगता है कि बोर्ड पे ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। लिखने के बाद मिटा दिया गया। अब आइए, तो ये है, ये बच गया, ये है एपिकल फोरामेन, इनामल, डेंटाइन। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसी एपिकल फोरामेन के द्वारा ब्लड वेसल देखे बेटा अंदर गया ना, ब्लड वेसल्स गया, नर्व फाइबर गया, ये पल्प कैविटी। इससे पहले आते हैं, हमारे पास एक है बेटा सीमेंट, इसको सीमेंटम बोलते हैं। आप ऐसे समझो, यहां देखना बेटा, ये दांत है ना, और ये मसूड़ा हो गया, ये गम है, ये क्या है आपको? मसूड़ा, गम लिखा हुआ भी है, गम। दांत और मसूड़ा के बीच में एक सीमेंट जैसा लेयर बड़ा होता है, जो क्या करेगा? दांत और मसूड़ा को बहुत टाइटली पकड़ के रखता है। तो हम क्या बोलेंगे? प्रेजेंट बिटवीन, कहां पे प्रेजेंट है ये? प्रेजेंट बिटवीन टूथ एंड गम, टूथ एंड गम। और ये क्या करेगा? होल्ड बोथ टाइटली विथ ईच अदर। एक साथ दोनों को क्या करेगा? काफी टाइटली पकड़ के रखेगा, ताकि वो अपने जगह से डिस्प्लेस ना हो जाए, अपने जगह से हिल ना जाए। ये क्लियर हो गया ना? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसके बाद आते हैं हम लोग, इसके बाद देखेंगे ये पल्प कैविटी है। इसी पल्प कैविटी के अंदर क्या प्रेजेंट होगा? ब्लड वेसल्स और नर्व फाइबर। इसी पल्प कैविटी में बेटा प्रेजेंट होता है ब्लड वेसल्स और नर्व फाइबर। हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारे दांत में एक पल्प कैविटी है, और इन पल्प कैविटी क्या क्या प्रेजेंट है? इन पल्प कैविटी प्रेजेंट है ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, और क्या प्रेजेंट है? नर्व फाइबर प्रेजेंट है। क्लियर हो गया ना? इसी टूथ के बगल में छोटा छोटा बोन्स होता है बेटा, ये हड्डी है, एल्वियोलर बोन। कौन सा बोन है? एल्वियोलर बोन हो गया, हमारे दांत को और भी ज्यादा मजबूती देता है। ये सब बोन है बेटा, एल्वियोलर बोन। अब आइए, बाकी ये क्लियर हो गया ना टीथ का? तो ये दांत का हमारा स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसके आगे हम बढ़ते हैं। अब हमको पता चल गया कि टीथ को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, टीथ का स्ट्रक्चर क्या है। अब हम टीथ को डिवाइड करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं टीथ का। क्लासिफिकेशन करते हैं बेटा, देखो क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं हम लोग, है ना। इसके बाद आपको ये वाला टीथ का है ना, तो टीथ का क्लासिफिकेशन करेंगे हम लोग, और क्लासिफिकेशन करने के बाद हमको और भी आगे की चीज पता चलेगी। तो पहले देखो क्लासिफिकेशन करते हैं हम लोग। अगर हम क्लासिफिकेशन करें, यहीं पे करते हैं बेटा, यहीं पे क्लासिफिकेशन करते हैं।
उधर आपको हम फिर आगे समझाएंगे। टीथ का बेटा अगर हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो देखो क्या होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ टीथ, क्लासिफिकेशन ऑफ टीथ। इसका जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं वो 3 तरह का है। एक को हम बोलते हैं एक्रोडोंट, क्या बोलेंगे, एक्रोडोंट टीथ। दूसरे को हम क्या बोलेंगे, प्लूरोडोंट, क्या बोलेंगे, प्लूरोडोंट। और तीसरे को हम लोग बोलते हैं बेटा थीकोडोंट, क्या बोलेंगे। तो अपने पास दांत का कितना क्लासिफिकेशन है, 3 है, एक्रोडोंट, प्लूरोडोंट और थीकोडोंट। एक एक करके देखेंगे ये है क्या। अगर हम बात करें सबसे पहले एक्रोडोंट की बात करें तो क्या पता चलेगा, इस दांत को फिगर से, स्ट्रक्चर, एक सिंपल फिगर से हम इसको समझेंगे एक्रोडोंट है क्या। ऐसे समझो, ये जो एक्रोडोंट है ये क्या है, ऐसा समझना। ये टीथ हो गया बेटा, ये आपका पॉइंटेड नुकीला दांत है, और ये ब्लैक कलर का हम बना रहे हैं आपको मसूड़ा। ये मसूड़ा है। और ऊपर वाला क्या हो गया आपका, ये हो गया टीथ। आप ऐसे समझो, आप देखो फिगर को, एक्रोडोंट क्या कह रहा है, वैसा दांत जो मसूड़ा के सरफेस से अटैच हो, वैसा पॉइंटेड दांत जो मसूड़ा के सरफेस से अटैच हो। तो दोज टीथ विच आर अटैच्ड फ्रॉम द गम सरफेस, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्रोडोंट। टीथ अटैच with the surface of, with the surface of gum, मसूड़ा के सरफेस से अटैच है ना। और ऐसा दांत किसमें पाया जाता है, ये पाया जाता है क्रोकोडाइल में पाया जाएगा, ये पाया जाएगा शार्क में पाया जाएगा। तो आपको पता चल गया ना कि क्रोकोडाइल और शार्क में कैसा टीथ पाया जाता है बेटा, तो इन सब में पाया जाता है एक्रोडोंट टीथ। तो एक्रोडोंट किसको बोले, क्लियर हो गया। अगर हम आते हैं प्लूरोडोंट पे आते हैं हम लोग बेटा, प्लूरोडोंट पे आते हैं। तो देखो ये मसूड़ा हो गया आपका, ब्लैक कलर का हमने गम बना दिया है, ये मसूड़ा है। और इसमें से हम दांत को निकालते हैं, ये देखो दांत, ये टीथ हो गया, क्लियर है ना। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा दांत जो हुक लाइक हो, जो लेटरली अटैच्ड हो किससे, गम के साथ। और ऐसा टीथ पाया जाता है स्नेक में, या लगभग बहुत सारे रेप्टाइल्स में भी पाए जाते हैं ये टीथ। तो हम ऐसा लिख सकते हैं इसके बारे में, टीथ हुक लाइक टीथ, सॉरी ऐसा लिख देंगे हम लोग, क्या लिख देंगे, हुक लाइक टीथ बेटा, हुक लाइक टीथ, हुक लाइक टीथ जो किसके साथ अटैच है, हुक लाइक टीथ अटैच विथ द सरफेस ऑफ गम, क्लियर हो गया ना। और ऐसा पाया गया आपको रेप्टाइल्स में, रेप्टाइल्स में ये कौन आ जाता है आपका, स्नेक आ जाता है बेटा, क्लियर हो गया ये। और लास्ट है आपका क्या, थीकोडोंट टीथ, कैसा टीथ है, थीकोडोंट है। तो इसके बारे में देखो हम देखते हैं थीकोडोंट किसको कहते हैं। थीकोडोंट का मतलब हो गया ऐसा टीथ, आप देखना यहां पे, ऐसा टीथ, आप ऐसे समझो, इसमें पॉइंटेड ही बनाते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि इसमें बहुत सारे वेरिएंट आते हैं बेटा। ये है थीकोडोंट, ये गम हो गया ना। और ये ऊपर जो रेड कलर का हमने बना रखा है बेटा, ये क्या हो गया, ये हो गया टीथ। वैसा टीथ जो मसूड़ा में धसा हुआ हो, दोज टीथ विच आर एम्बेडेड, एम्बेडेड इन गम, जो मसूड़ा में धसा हुआ हो उसी को हम क्या बोलते हैं, थीकोडोंट बोलते हैं हम लोग। तो ये तीनों, और ये किस में पाया गया, ये ह्यूमन में पाया गया, या हम कह सकते हैं मैमल्स में भी पाए जाते हैं, लगभग मैमल्स में ऐसे ही दांत पाए जाते हैं। तो हमारे पास दांत का 3 क्लासिफिकेशन, एक्रोडोंट, प्लूरोडोंट और थीकोडोंट। थीकोडोंट में क्या हो गया, ऐसा टीथ जो क्या हो, तो हम ऐसा लिख सकते हैं बेटा, टीथ आर एम्बेडेड, एम्बेडेड का मतलब होता है धसा हुआ, टीथ आर एम्बेडेड इन गम,
और ये किस में पाया गया आपको? मैमल्स में पाया गया, है ना। ज्यादातर मैमल में पाया जाता है इंक्लूडिंग ह्यूमन। ह्यूमन में हम लोगों में भी कैसा दांत पाया जाता है बेटा? ऐसा ही तीत पाया जाता है। ये क्लियर हो गया ना आपका? ये तीत का क्या है? क्लासिफिकेशन है ये तीत का। क्लियर हो गया? चलो इसको जल्दी से नोट आउट कर लेते हैं हम लोग, फिर नेक्स्ट पे आते हैं। अब आओ, आपके सामने दिख रहा है ना ये कितना बड़ा माउथ है। इस माउथ में अपने को तीत के बारे में देखना है। सबसे पहले देखो, देखो बेटा, हम क्या देखेंगे? हम लोगों ने अभी पढ़ा ना थीकोडोंटिस पढ़ा हमने, तो ये थीकोडोंटिस है, ये है थीकोडोंट। और इसी थीकोडोंट को हम डिवाइड करते हैं दो में। एक को हम बोलते हैं होमोडोंट तीथ बोलते हैं हम लोग, एक को क्या बोलेंगे? एक को होमोडोंट तीथ बोलेंगे, और दूसरे को हम लोग बोलते हैं हेटेरोडोंट। क्या बोलेंगे बेटा? हेटेरोडोंट तीथ बोलेंगे। हमारे पास कैसा दांत होता है? हेटेरोडोंट होता है। तो पहले होमोडोंट देखते हैं। हम क्या बोलेंगे? ऑल सिमिलर टाइप्स ऑफ टीथ। अगर सारे दांत एक जैसे हो, सारे दांत कैसे हो? एक जैसे हैं, ऑल सिमिलर टाइप्स ऑफ टीथ, इसी को हम बोलते हैं होमोडोंट। और हेटेरो का मतलब क्या हो गया? इफ ऑल टीथ आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। अगर सारे दांत कैसे हो? डिफरेंट टाइप्स के हो, अलग अलग हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? हेटेरोडोंट टीथ बोलते हैं बेटा। अब इसी में हम आएंगे तो अपने पास क्या है? हेटेरोडोंट टीथ है, और हेटेरोडोंट टीथ का हम टाइप्स भी देखेंगे अभी अभी हम लोग, ठीक है। इसको नोट आउट कर लो पहले जल्दी से। चलो, तो हमने देखा ना कि थीकोडोंट था, थीकोडोंट से आ गया क्या? हेटेरो, हम लोग को हेटेरो है। अब हेटेरोडोंट पे आएंगे तो देखो बेटा, जो हेटेरोडोंट टीथ है, अब इसको हमने डिवाइड किया अलग अलग में। इसमें आपको आता है कौन कौन? एक आता है इंसीजर, आपको पहले से पता होगा इंसीजर, और बोल बेटा केनायन, दूसरा क्या हो गया? प्रीमोलर, और तीसरा होता है, सॉरी चौथा होता है मोलर, ठीक है। इंसीजर, केनायन, प्रीमोलर और मोलर। अपने पास कितने टाइप का है? चार, याद रखना। हेटेरोडोंट टीथ, थीको से हेटेरो, हेटेरो हम लोगों में है, चार टाइप का टीथ है, इंसीजर, केनायन, प्रीमोलर और मोलर, ये चार टाइप का टीथ है अपने पास। इसको एक एक करके हम लोग देखेंगे, इधर से थोड़ा सा कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये चार टाइप का है। अगर हम बेटा इंसीजर की बात करें, अगर इंसीजर की बात करें तो देखो यहां पे, अगर इंसीजर की बात करें तो इसी को हम लोग कटिंग टीथ भी बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? कटिंग टीथ बोलते हैं। इसी का दूसरा नाम है बेटा, इसको हम कहते हैं, एक मिनट रुक जाना, एक मिनट बेटा, ये देखो यहां पे हम क्या करते हैं? हेटेरोडोंट टीथ है ना अपने पास है बेटा हेटेरोडोंट टीथ। तो हम पहले हेटेरोडोंट को देख लेते हैं हम लोग। ये हमारे पास आ गया, अब देखना गौर से, ये हेटेरोडोंट है, और हेटेरोडोंट टीथ को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं कितने में? चार में। पहला कौन है? इंसीजर हो गया, दूसरा बोलना बेटा, दूसरा है आपके पास केनाइन है, तीसरा बोलो तो क्या है? तीसरा है प्रीमोलर, और चौथा क्या हो गया? चौथा है मोलर। ये चार टाइप का टीथ हो गया ना। अब इसका पहले हम दूसरा नाम देख लेते हैं। इंसीजर का दूसरा नाम है कटिंग टीथ, इसको हम और क्या बुलाते हैं? कटिंग टीथ बोलते हैं इसको हम लोग। केनाइन को क्या बोलेंगे हम लोग? इसको बोलेंगे टीयरिंग टीथ। क्या बोलेंगे? टीयरिंग टीथ। अगर प्रीमोलर की बात करें, इसको हम क्या बोलेंगे? चीविंग टीथ। क्या बोलेंगे बेटा? और ये जो मोलर है ना, इसको विस्डम टीथ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? विस्डम टीथ। तो क्लियर हो गया ना, हमारे पास कितने टाइप के टीथ हो गए? चार टाइप के हो गए, इंसीजर, केनायन, प्रीमोलर और मोलर। ये चार टाइप अपने पास नजर आ रहे हैं। एक एक करके इसको एक्सप्लेन करते हैं हम लोग। देखो यहां पे एक एक करके बेटा इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं अभी, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप ऐसे समझो पहले कि ये जो इंसीजर है इसको कटिंग टीथ बोलते हैं, काटने का काम करता है ये। इसका शेप पहले देखते हैं। शेप ये देखो कैसा दिखता है,
नीचे में मसूड़ा होगा ना, ये ब्लंट शेप का होता है। ये कौन से आकार का है ये बेटा? ये ब्लंट शेप का टीथ है, ठीक है इंसीजर। अगर हम केनायन की बात करेंगे तो ये बिल्कुल पॉइंटेड होता है बेटा, नुकीला होता है, ये चीरने का काम करते हैं इससे हम लोग। ये पॉइंटेड टीथ है। कैसा टीथ है ये? पॉइंटेड टीथ है ये। अगर हम आएंगे प्रीमोलर पर तो ये कैसा शेप का होगा? देखो ये दांत कैसा होगा हमारा, दो कस्प नजर आ रहा है ना, ये 1 और ये 2, इसको बोलते हैं बायकस्पिड। क्या बोलेंगे? बायकस्पिड टीथ। अगर हम इस पे आएंगे तो ये ऐसा कुछ शेप नजर आएगा, 1 2 3। कितना कस्प है बेटा? 3 कस्प है। इसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड टीथ। क्या बोलेंगे? ट्राइकस्पिड टीथ। तो टीथ का शेप पता चल गया ना हम लोग को कि कौन सा टीथ कैसे दिखता है। अब हम आते हैं, ये पहला था हमारे बारे में, ये दूसरा आते हैं हम लोग, ये फर्स्ट है ना, ये सेकंड आते हैं। कहता है इसका काटने का काम, नाम ये कटिंग टीथ, काटने में कहां हेल्प करेगा, बट ये पाया किसमें जाता है ज्यादातर वो समझिएगा। मेनली फाउंड इन रोडेंट एनिमल्स। ज्यादातर ये किसमें एक्टिव होता है बेटा? रोडेंट एनिमल्स में होता है। और रोडेंट एनिमल का अभी हमने एग्जांपल किया, कौन कौन था? रैट था, स्क्वायरल था, रैबिट था। उन सब में ज्यादातर जो टीथ होते हैं वो कौन से होते हैं? आपको होता है इंसीजर। अगर हम केनायन की बात करेंगे तो ये किसमें हो गया? मेनली फाउंड इन कार्निवोरस एनिमल। कार्निवोरस एनिमल मेनली बेटा ये किसमें पाया गया? ये पाया गया कार्निवोरस एनिमल में। कार्निवोरस एनिमल पता है ना, लायन हो गया, टाइगर हो गया, ये सब कार्निवोरस एनिमल है। अगर हम बात करें इसकी, ये किसमें पाया जाएगा? बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड है। ये पाया जाता है मेनली फाउंड इन, ध्यान देना, ये मेनली रूप से किसमें पाया गया? तो मेनली फाउंड इन हर्बीवोरस एनिमल। किसमें पाया गया बेटा? ये पाया गया हर्बीवोरस एनिमल में। हर्बीवोरस एनिमल्स कौन हो गया? काव हो गया, बफेलो हो गया, गॉट हो गया, तो ये तीनों हो गया। अगर हम बात करते हैं मोलर टीथ की, ये तो सब में पाए जाते हैं, कॉमन है, बट इस टीथ से हम लोग चबाने का ज्यादा काम कर नहीं पाते हैं। तो ये हमारे पास टीथ का हो गया। हम लोगों में तो चारों पाया गया, ये क्लियर हो गया बेटा, इसको अच्छे से लिख लो आप लोग। अब देखो, अब अगर देखें हम लोग आगे तो पता चलेगा डेंटल फॉर्मूला। हमारे पास जो दांत पाया जाता है उसका हम सबसे पहले डेंटल फॉर्मूला देखते हैं हम लोग। आप देखोगे अगर बेटा डेंटल फॉर्मूला को, तो क्या पता चलता है? जैसे हमारे पास जो टीथ है ना, उसमें इंसीजर था, केनायन था, प्रीमोलर था, मोलर था। तो हमारे पास तो चारों टाइप के टीथ है, ये चारों टाइप के टीथ अपने पास पाए जाते हैं। और इसका अब डेंटल फॉर्मूला हम लोग देखेंगे। क्या देखेंगे हम लोग? डेंटल फॉर्मूला। तो देखो डेंटल फॉर्मूला क्या है। अगर हम डेंटल फॉर्मूला के ऊपर चर्चा करें, यहां से नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, अगर आप क्वेश्चन बैंक पलटेंगे तो आपको मिलेगा डेंटल फॉर्मूला, ठीक है। तो डेंटल फॉर्मूला को हम लोग बेटा शॉर्ट में लिखते हैं डेंटल फॉर्मूला। इसका क्या है वो समझिएगा। इसमें आपको आ गया इंसीजर, केनायन, प्रीमोलर और मोलर। इंसीजर, केनायन, प्रीमोलर, मोलर बाय इंसीजर, केनायन, प्रीमोलर, मोलर इंटू 2। ये डेंटल फॉर्मूला है, इसको याद रखना, ये पूछा हुआ है आपके नीट के एग्जाम में बेटा। यहां से दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और दोनों टाइप के क्वेश्चन बैंक में पूछा हुआ है। तो ये डेंटल फॉर्मूला है क्या और कैसे लिखा गया, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब देखिए यहाँ पे, अगर देखें यहाँ पे तो देखो कैसे पता चलता है हम लोग। अगर हम टीथ का आकार देखते हैं बेटा, ये देखो, ऐसा मानते हैं ये हमारा जॉ है, लोअर जॉ हो गया। अगर इसमें आप टीथ को देखेंगे तो देखो सबसे आगे में, आप सबसे आगे में पाएंगे 4 इंसीजर होता है। 4 इंसीजर नीचे के तरफ और 4 इंसीजर दांत ऊपर के तरफ। इंसीजर के अगर आप बगल में आते हैं तो इंसीजर के बगल में आपको मिलेगा केनायन। आप देखो यहां, ये केनायन हो गया, ये केनायन हो गया। अगर हम केनायन के बाद आएंगे तो हमको और क्या मिलेगा वो समझते हैं हम लोग। केनायन के बाद हम लोग आएंगे तो क्या पता चलेगा, ये है प्रीमोलर। क्या है बेटा? ये है प्रीमोलर टीथ। और प्रीमोलर के बाद हम आएंगे तो हमको एक और टाइप का टीथ मिलेगा, वो देखना, ये मिलेगा मोलर। मोलर मिलेगा।
तो फाइनली हमारे पास टोटल लोअर जॉ में, अगर हम लोअर जॉ की बात करते हैं, सेम लोअर जॉ का ही अपर जॉ होगा, तो लोअर जॉ में नीचे वाले जॉ में कितने टाइप के दांत है हमारे पास? 4 इंसीजर है जो आगे की तरफ है, उसके जस्ट बगल में 2 कैनायन है, फिर प्रीमोलर और मोलर हो गया। तो टोटल दांत कितना हो गया? अगर हम लोअर जॉ की बात करें तो 4 है इधर, ये कैनायन हो गया 2, प्रीमोलर हो गया 4 और ये 6 क्या हो गया बेटा? मोलर हो गया। इसके डेंटल फॉर्मूला को हम लोग हाफ डिवाइड करके लिखते हैं। हाफ, पहले ये हाफ लिखेंगे फिर ये हाफ लिखेंगे। देखना कैसे, ये इंसीजर हो गया तो हम इसको ऐसे डिवाइड कर दे आपको। पहले डेंटल फॉर्मूला को 3 भाग में बांटते हैं। डेंटल फॉर्मूला इन चाइल्ड, छोटे बच्चे में कितना दांत होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे डेंटल फॉर्मूला इन यंगस्टर्स, यंगस्टर्स में कितने टीथ होंगे, और फिर देखेंगे हम लोग डेंटल फॉर्मूला इन एडल्ट। ये 3 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे इसको। अगर बच्चे की बात करें, छोटे बच्चे में, जो बच्चे का एज 10 साल तक की उम्र का है, उसके बच्चे में कितने दांत होते हैं माउथ में, वो समझना। यह फॉर्मूला तो सेम है ना, इंसीजर है तो देखो क्या होता है, ये आपका होगा, यहां पे देखिएगा छोटे बच्चे में दांत का जो है ये क्या हो गया आपका 2102 बाई 2102, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम लोग? 2 से करेंगे। तो देखो तो कितना हो गया, 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया बेटा? ये 4 हो गया। कितना हो गया? ये 4 हो गया, ये हो गया 4। फिर 2 मल्टीप्लाई 1 कितना हो गया? 2, 2 मल्टीप्लाई 0 0, 2 मल्टीप्लाई 2 4। अगर यही नीचे भी हो गया तो छोटे बच्चे में टोटल दांत 4 + 2 + 4 10/10। छोटे बच्चे में 10 दांत ऊपर के जबड़े में और 10 दांत नीचे के जबड़े में, मतलब टोटल 20 दांत होते हैं छोटे बच्चे में। अगर हम बात करें यंगस्टर्स में, यंगस्टर्स में कितना टीथ होगा तो वो समझिएगा क्या होगा। यंगस्टर्स की अगर बात करें तो इसमें क्या हो गया 2122 बाय 2122 इंटू 2 कितना हो गया वो समझिएगा आप। यहां पे वहां पे समझिएगा क्या होता है, आप यहां पे देखिए क्या क्या है, ठीक है ना बेटा। अब यहां देखिए क्या है, ये आपका हो गया 2122 बाय 2122। अब देखिएगा 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया 4, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 4। अब समझिएगा, समझिएगा क्या है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 4 + 4 8, 8 + 2 10 और 10 + 4 14। तो 14 कितना हो गया 14 हो गया, ठीक है ना। तो टोटल 28 दांत हो गया यंगस्टर्स में। और अगर एडल्ट की बात करेंगे, हो गया ना। अब ये देखिएगा तो ये यंगस्टर्स का केस हो गया, यंगस्टर्स में टोटल कितना टीथ हो गया भाई 28 हो गया। अगर हम बात करें एडल्ट के डेंटल फॉर्मूला की तो ये कितना हो गया 16/16 32 हो गया। 16 टीथ ऊपर की तरफ हो गया और 16 नीचे की तरफ हो गया। और सबसे पहले बच्चे में कौन सा टीथ आता है, इंसीजर आएगा। और यहां पे देखो सबसे लास्ट में कौन सा टीथ आता है, वो लास्ट मोलर हो गया। और कौन सा टीथ चाइल्ड में एब्सेंट होगा, इन चाइल्ड कौन सा टीथ एब्सेंट होता है, प्रीमोलर। प्रीमोलर टीथ एब्सेंट होगा बेटा, प्रीमोलर टीथ क्या होता है, एब्सेंट होता है। प्रीमोलर टीथ क्या होगा, एब्सेंट होगा। ये क्लियर हो गया ना। तो ये है आपका डेंटल फॉर्मूला, ये डेंटल फॉर्मूला आपका कंप्लीट हो गया। इस तरह से टीथ का टॉपिक हमारा खत्म हो गया। अब हमारा जो थर्ड टॉपिक है वो है टंग। अब टंग के बारे में देखते हैं हम लोग। अब आओ, अब देखते हैं हम लोग, ये देखो टंग के बारे में। यहां पर हमने फ्रॉग का भी दे रखा है, इसको समझते हैं बेटा पहले हम लोग। ये तो हमारा टंग हो गया ना, ह्यूमन का टंग हो गया। आप यहीं से समझ लो सारी बातों को। अगर टंग की बात करें तो यहां पर देखो ये सर्कमवैलेट पैपिला है, सर्कमवैलेट पैपिला है, ये देख रहे हो ना, ये सर्कमवैलेट पैपिला। ये सर्कमवैलेट पैपिला हमारे टीथ को डिवाइड करता है 2 पार्ट में। उससे पहले हम एक बात समझते हैं टीथ का, समझो। यहां पे एक बात समझते हैं हम लोग। ये देखो हमारा ये टंग है ना, तो हमारा जो टंग है वो पीछे के तरफ से ज्वाइंट है, आगे से फ्री है, आगे के साइड से फ्री है। बट फ्रॉग के केस में अगर हम देखेंगे तो फ्रॉग का जो टीथ है आप गौर से देखोगे तो आगे अटैच होता है, पीछे से फ्री होता है।
जस्ट हमारा उल्टा होगा। हमारा जो टीथ है, ह्यूमन का जो टंग है, सॉरी, ह्यूमन का जो टंग है वो पीछे के साइड से अटैच है और आगे से फ्री है ना। बट इन द केस ऑफ फ्रॉग, फ्रॉग का टंग वो क्या है, आगे से अटैच है और पीछे से फ्री है। तो ये हो गया ह्यूमन का टंग और ये हो गया बेटा फ्रॉग का टंग। ठीक है, इसका आगे से जो हेल्प किसमें करता है, इसका जो टंग है वो किसमें हेल्प करेगा, हेल्प टू कैच इंसेक्ट। तो ये फ्रॉग हो गया ना। तो पोस्टीरियर साइड और एंटीरियर साइड याद रखेंगे हम लोग। और ये हो गया ह्यूमन का टंग। अगर हम ह्यूमन के टंग पे आए तो देखो यहाँ पे क्या है, हम बोलेंगे कि ह्यूमन का जो टंग है उसको दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। और इसको डिवाइड करने में कौन हेल्प कर रहा है, ये देखो, ये सर्कमवैलेट पैपिला है। यहाँ पे ये सर्कमवैलेट पैपिला टंग को दो पार्ट में डिवाइड करता है। ये सबसे पहला पार्ट हो गया जिसको हम बोलते हैं ओरल। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं ओरल। और पीछे का जो टंग है ये कौन सा हो गया, फेरिंजियल। हम क्या बोलेंगे, टंग को दो पार्ट में डिवाइड कौन कर रहा है, सर्कमवैलेट पैपिला कर रहा है। और हमारा दो पार्ट हो गया टंग का, तो कौन सा पार्ट मूवेबल है, यही पूछा हुआ क्वेश्चन है। हम बोलेंगे हमारे टंग का जो आगे वाला भाग है जिसको ओरल पार्ट बोलते हैं, यही मूवेबल है, पीछे का फिक्स होता है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं होगी। तो ये टंग को दो पार्ट में डिवाइड किया हमने। अब देखो ये फिलीफॉर्म पैपिला है, फिलीफॉर्म पैपिला, फ्यूजीफॉर्म पैपिला, इन पे हम आते हैं। यहां देखना, इस पे हम पहले अगर गौर करें बेटा तो एक बात हमको पता चलेगा। ये तो फ्रॉग का था ना, ये पता चलेगा हमको। आप ऐसे समझो, हम इसको ऐसे समझते हैं। देखना, अगर हम देखेंगे तो यहां पे टंग का देखो हमको पता चलता है। हम क्या देखेंगे सबसे पहले, वो देखिएगा टंग को कितने पार्ट में हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, बोलिए तो। बिल्कुल, टंग को हम डिवाइड करते हैं दो पार्ट में। देखो तो यहां पे क्या है, टंग इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। टंग को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अभी अभी हमने फिगर भी देखा बेटा, पहला था कौन सा पार्ट, ओरल पार्ट, और यही मूवेबल है। ओरल पार्ट ही कैसा है, यही मूवेबल है। और दूसरा है फेरिंजियल, कौन सा पार्ट हो गया, फेरिंजियल पार्ट हो गया, ये इमूवेबल होगा, इमूवेबल पार्ट होगा। हम लोग सीधे पॉइंट पे आते हैं। हम क्या लिखेंगे, हमारा जो टंग है वो मस्कुलर है, वो वॉलेंट्री मसल्स का बना हुआ है। हमारा टंग कौन से मसल्स का है, वॉलेंट्री मसल्स का है। और वॉलेंट्री मसल्स का मतलब हो गया ऐसा मसल्स जिसपे हमारे ब्रेन का कंट्रोल हो, हमारे ब्रेन का कंट्रोल हो, विल पावर का कंट्रोल हो। तो हम क्या लिखेंगे, आवर टंग इज, आवर, गौर से देखना बेटा, यहां पे ध्यान से बोर्ड पे देखिए, आवर टंग इज मेड अप ऑफ वॉलेंट्री मसल्स, आवर टंग इज मेड अप ऑफ वॉलेंट्री मसल्स। और वॉलेंट्री मसल्स एक ऐसी मसल्स है जो हमारे ब्रेन के कंट्रोल से वर्क करेगा, उसी को वॉलेंट्री मसल्स बोलते हैं। दूसरा देखेंगे, हमारा जो टंग है वो ज्वाइंट है पीछे से। आप देखोगे गौर से, हमारे पूरे बॉडी में 206 हड्डी है। उस 206 में एक ऐसा हड्डी है जो किसी दूसरे बोन से अटैच नहीं है, हाइवाइड बोन। हाइवाइड बोन ऐसी बोन है जो किसी दूसरे बोन से अटैच नहीं है। अब यहां देखो, यहां पे क्या कह रहा है, तो आवर टंग इज अटैच्ड विथ, हमारा जो टंग है वो कैसे अटैच है, आवर टंग इज अटैच्ड विथ, गौर से देखना बेटा, अटैच्ड विथ हाइवाइड बोन। कौन से बोन से अटैच है ये, हाइवाइड बोन से है। और हाइवाइड बोन ऐसी बोन है जो किसी दूसरे बोन के साथ अटैच नहीं है। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखना, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये अकेला बोन है, सिंगल बोन है, सिंगल बोन, सिंगल बोन। कौन से आकार का है ये यू शेप का होता है। डू नॉट अटैच्ड विथ एनी अदर बोन, किसी दूसरे के साथ ये अटैच नहीं है। सिर्फ किसके साथ अटैच होता है ये टंग के साथ अटैच है। और ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा हुआ है, ये भी पूछा हुआ आपके नीट के एग्जामिनेशन में।
ये जो क्वेश्चन है ये बिहार मेडिकल में पूछा है, यूसेफ, और ये आपके नीट में पूछा हुआ है। तो ये हाइवाइड बोन है जो हमारे सिर्फ किसके साथ अटैच होता है, ये सिर्फ टंग के साथ अटैच है। क्लियर हो गया ना। तो टंग के बारे में पता चला हम लोगों को कि जो हमारा टंग है वो वॉलेंट्री मसल्स का है। कौन सा पार्ट मूवेबल है ये पता चल गया, और पता चला कि जो हमारा टंग है वो कौन से बोन के साथ अटैच है बेटा, ये पता चल गया हमको। क्लियर है ना। ये टंग के बारे में एक और छोटा सा बात जानेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है। आप क्वेश्चन बैंक पलटेंगे, दो बार ये क्वेश्चन पूछा है कि हमारा जो टंग है वो किससे जुड़ा हुआ है, तो फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी, ये हमारा माउथ का जो फ्लोर है इसके साथ टंग अटैच, इस वाले फ्लोर के साथ। तो इसके बारे में क्या लिखते हैं वो देखना, आवर टंग इज अटैच्ड with the floor of oral cavity by the help of frenulum। ये याद रखना बेटा, पूछा है, मैंने बार बार कहा है, इस बातों को ध्यान से देखना। पूछा है कि हमारा टंग किसके फ्लोर से अटैच है, ओरल कैविटी के फ्लोर से अटैच है और फ्रेनुलम के मदद से अटैच है। ठीक है ना। ये टंग का हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कवरअप हो गया। अब एक छोटा सा पार्ट टंग का बच गया बेटा, जिसको हम जल्दी से क्लियर कर लेते हैं फटाक से। आप देखो यहाँ पे एक पार्ट और बच गया टंग का, बस कहता है कि हमारे टंग को टेस्ट बर्ड के भी आधार पे बांटा गया है। किसके आधार पे बांटा गया है, टेस्ट बर्ड के आधार पे बांटा गया है। देखना यहाँ पे, ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट बर्ड, टेस्ट बर्ड के आधार पर। ये देखो ये टंग हो गया ना। अगर हम देखेंगे तो सबसे आगे में स्वीट होता है बेटा, ये इस जगह पर किसका एहसास होता है, स्वीट का। मतलब हमारे टंग का जो सबसे आगे वाला भाग हो गया, यहां पर मीठा का स्वाद होता है, स्वीट का होता है। अगर हम बात करें इधर की, तो देखना यहां पे, यहां पर क्या हो गया बेटा, ये साल्टी हो गया, यहां से नमकीन का पता चलता है, ये साल्टी हो गया। हमारे टंग के कौन से भाग से नमकीन का पता चल रहा है, क्लियर है ना, ये साल्टी हो गया। अगर हम इसके बाद आएंगे बेटा, तो यहां पर खट्टे का पता चलता है। यहां पे टंग का ये वाला जो भाग है, यहां पर खट्टे का पता चलेगा, सोर, इसको सोर पढ़ते हैं, नॉट सावर, सोर पढ़ेंगे बेटा। यहां से खट्टे का पता चलेगा, और ये वाला जो भाग है यहां से पता चलता है बीटर का। तो हमने टंग को टेस्ट वर्ड के आधार पे भी डिवाइड कर दिया। ये क्लियर हो गया ना। तो ये टंग हमारा क्लियर हो गया। अगर हम पैपिला की बात करेंगे बेटा, तो अभी अभी हमने देखा यहाँ पे, ये पैपिला के आधार पे, ये पैपिला है क्या, आप ऐसे समझ लो। हालांकि अब इससे क्वेश्चंस आपके नीट में आते नहीं है, ये बहुत आउट हो गया, बट एक हल्का सा देख लो कि क्या है, ताकि दिक्कत ना आए बाद में आपको। जैसे ये आप देखोगे, ये पैपिला है, देखो कितना पॉइंटेड है ये। इन द केस ऑफ टाइगर, टाइगर के केस में उसकी पैपिला इतनी डेवलप होती है, अगर टाइगर अपने टंग को उल्टा करके आपके मसल्स को 2 बार ऐसे चाट जाए तो पूरा मांस उसके माउथ में आ जाएगा, सिर्फ टंग के चाटने से। सिर्फ अपने टंग से अगर टाइगर आपके बॉडी को चाट ले तो पूरा मांस आपके शरीर से खींच के निकल जाएगा, इतना हार्ड इसका पैपिला होता है। ये देखो कांटा कांटा, ये टाइगर का टंग है, टाइगर का कितना हार्ड पैपिला है। अगर हम बात करेंगे ह्यूमन का, तो ह्यूमन में भी पैपिला है बेटा। यहां देखो ये छोटा छोटा आपको पैपिला नजर आ रहा होगा, बट उतना डेवलप होता नहीं हम लोगों में, पैपिला उतना डेवलप नहीं होता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया ना। यहीं पर देखो बेटा हाइवाइड बोन भी बना हुआ है, यही हाइवाइड बोन है यहाँ पे, जिसके मदद से आपका टंग क्या है, अटैच्ड है। तो हमने अभी तक 3 टॉपिक खत्म कर लिया। हमने लिप्स खत्म किया, टीथ खत्म किया और टंग खत्म किया। एक लास्ट टॉपिक बच गया हमारा, वो है सैलिवरी ग्लैंड। एक लास्ट टॉपिक क्या बच गया बेटा, सैलिवरी ग्लैंड। ठीक है, चलो आते हम लोग। ये बेटा लास्ट टॉपिक बच गया हमारा। यहां से नीट में भी क्वेश्चंस रहते हैं सैलिवरी ग्लैंड से, इसको भी जल्दी से करते हैं हम लोग। और आप लोग फटाक से तैयारी कर दो नीट की। एक अच्छे से नोट्स बनाना है आप लोगों को, उस नोट्स में हर एक पॉइंट लिखा हुआ होना चाहिए। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे सैलिवरी ग्लैंड की, तो आपको देखने से पता चलता होगा हमारे पास 3 पेयर ऑफ सैलिवरी ग्लैंड होता है। इसको साथ में नोट डाउन भी करेंगे बेटा, लिखते चलेंगे। 3 पेयर्स ऑफ, कितना होता है, 3 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड, 3 पेयर्स ऑफ
सैलिवरी ग्लैंड आर प्रेजेंट, कहां पे प्रेजेंट होगा ये, आर प्रेजेंट इन आवर माउथ, हमारे माउथ में कितना पेयर ऑफ सैलिवरी ग्लैंड पाया गया, 3 पेयर पाया गया, तीनों का नाम आपके बोर्ड पे है, हम इसको यहां पे देख रहे हैं, देखिएगा, एक हो गया पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड, दूसरा कौन है बेटा, सब मैक्सिलरी, आप नाम देख रहे होंगे, सब मैक्सिलरी, या इसी का एक और नाम है सब मैंडिबुलर, इसको दो दो नाम से हम लोग जानते हैं, और जो तीसरा है वो है सबलिंगुअल। आपके पास 3 सैलिवरी ग्लैंड, हमारे माउथ में कितना होता है, 3, ये पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड हो गया, दूसरा हो गया सब मैक्सिलरी, या इसी का दूसरा नाम है सब मैंडिबुलर, एंड द थर्ड वन इज बेटा सबलिंगुअल। आप सोचो, ये सबसे लार्जेस्ट है, ये लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड है, ये सबसे बड़ा सैलिवरी ग्लैंड है, और ये क्वेश्चन आपके नीट में क्या पूछा है, ये ग्लैंड प्रेजेंट कहां पे होता है, तो ये ग्लैंड प्रेजेंट है कान के नीचे, जस्ट बिलो द ईयर। तो हम एक एक करके इसका लाइनअप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, है ना, हम इसका लाइनअप भी लिख सकते हैं हम लोग। अब देखो यहाँ पे, अभी देखिए आपके लिए बहुत कुछ तैयार हमने करके रखा है, एक एक करके उसको देखेंगे हम लोग, ये आ गया लिखने का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको पता चल गया ना पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड के बारे में, तो ये पैरोटिड सैलिवरी, ध्यान से देखना बेटा, ये पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड है, पीजी पैरोटिड ग्लैंड। दूसरा क्या हो गया आपका, तो पहले इसके बारे में समझ लो आप, पैरोटिड क्या है, ऐसे समझो, पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड कहां पे प्रेजेंट है ये, तो लिखेंगे हम लोग प्रेजेंट बिलो द ईयर, प्रेजेंट बिलो द ईयर, कान के नीचे प्रेजेंट है, लार्जेस्ट भी है ये, अभी पता चला ना हम लोगों को, ये क्या है, तो लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप ऐसे सोचो, ये माउथ है हमारा, तो ये डक्ट से सलाइवा बन के माउथ में आएगा, तो आप सोचो यहां पर ग्लैंड है ना, यहां से सलाइवा माउथ में आएगा, तो यहां से माउथ में आने के लिए एक पाइप होती है, जिस पाइप का खोज एक साइंटिस्ट ने किया था, उन्हीं के नाम पे इसका नाम रखा गया, उनका नाम था स्टेंसन। क्या नाम था बेटा, स्टेंसन नाम था। तो देखो यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग, सलाइवा कम्स इन माउथ, माउथ बाय द हेल्प ऑफ अ डक्ट, डक्ट का ही दूसरा नाम है बेटा पाइप, डक्ट कॉल्ड, देखना ध्यान से, ये वही डक्ट है जो यहां से सलाइवा बना के कहां पे लाएगा, यहां पे लाएगा, ठीक है। तो ये डक्ट है जिसका नाम क्या है, एक्सटेंशन डक्ट, क्या बोलते हैं हम लोग इसको, एक्सटेंशन। इतना डीप आपके नीट में आएगा नहीं, बट आप इसको एक बार जान लो। दूसरा हमारे पास कौन सा है, सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर, मैं यहां पे बेटा सब मैक्सिलरी लिख रहा हूं, आपके बोर्ड पर आपके स्क्रीन में दूसरा नाम लिखा है सब मैंडिबुलर, इसी का दूसरा नाम है सब मैक्सिलरी। यहां पे क्या लिखेंगे, कहां पे प्रेजेंट है ये, प्रेजेंट, प्रेजेंट बिलो, प्रेजेंट बिलो दी, कहां पे देखे तो ये कहां पे प्रेजेंट है, प्रेजेंट बिलो दी लोअर जॉ, है ना, ये लोअर जॉ के नीचे प्रेजेंट है। और हम क्या लिखेंगे, इस डक्ट का नाम क्या है, सलाइवा कम्स इन माउथ बाय द हेल्प ऑफ, जल्दी से बोलना बेटा, बाय द हेल्प ऑफ कौन सा डक्ट है, इसका नाम है वॉटसन डक्ट, क्या नाम है इसका, वॉटसन डक्ट। तो ये आपका सलाइवा का हो गया, यहां से भी सलाइवा कहां जाएगा, माउथ में जाएगा। एक और लास्ट बच गया हमारे पास सबलिंगुअल, इसको जल्दी से नोट आउट कर लो आप लोग। इसके बाद क्या बच गया हमारे पास, सबलिंगुअल बच गया, देखना सबलिंगुअल के बारे में क्या है, ये आपको मिटाने का प्रोसेस है, इससे बहुत अच्छी वाली फीलिंग आती है, ऐसा लगता है बोर्ड पे पढ़ रहे हैं हम लोग बिल्कुल आगे बैठ के सामने में। ये है अब लास्ट, लास्ट कौन सा है बेटा, तीसरा सबलिंगुअल। आप नाम से ही पता चल रहा है, टंग को भी हम लोग लिंगुआ बोलते हैं। ये जो है कहां पे प्रेजेंट है, प्रेजेंट बिलो द टंग, बिलो द टंग। आप अगर टंग को उठाओगे ना ऐसे, तो इसके नीचे में आपको बिल्कुल येलो कलर का ग्लैंड नजर आएगा, दिखेगा आपको, और ये भी सलाइवा बनाता है। और ये क्या करेगा, सलाइवा कम्स इन माउथ
बाय द हेल्प ऑफ बार्थोलिन डक्ट। क्या नाम है बेटा? इसको हम लोग बोलते हैं बार्थोलिन डक्ट। ठीक है ना? तो ये आपका कंप्लीट हो गया डाइट। तो हमने अभी चारों टॉपिक क्लियर किया, एक और छोटा सा बच गया, वो देखिएगा। एक हमने लिप्स क्लियर कर लिया, टीथ क्लियर किया, टंग किया, और ये लास्ट टॉपिक था हमारे माउथ का सैलिवरी ग्लैंड। बस आप ऐसे समझो कि ये जो सैलिवरी ग्लैंड है ये क्या बनाएगा? सलाइवा बनाएगा। ये क्या बनाता है? सलाइवा बनाएगा। तो अगर हम सलाइवा की बात करेंगे तो क्या पता चलेगा? सलाइवा। इसमें अगर कंपोनेंट की बात करेंगे बेटा, तो इसके अंदर कौन कौन सी कंपोनेंट होती है वो समझिएगा, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। कंपोनेंट ऑफ सलाइवा, इसमें देखो तो क्या क्या है हमारे माउथ के सलाइवा में। हम जिसको हिंदी में सलाइवा लार हो गया ना, जो थूक में आता है, उसमें क्या क्या मिला हुआ होता है वो देखो। सबसे पहले तो इसमें वाटर होता है। हमारे सलाइवा में 90 से 92% वाटर है। वाटर के बाद इसमें प्रेजेंट है बेटा लाइजोजाइम। ये एंटीबैक्टीरियल होता है। एंटीबैक्टीरियल का मतलब समझो क्या होगा? अगर आपके माउथ में कोई भी छोटा मोटा कीड़ा या जर्म्स चला गया, माइक्रोब चला गया, तो यही लाइजोजाइम उस कीड़ा को मार देगा, जो आपके अंदर के सिस्टम को, अंदर के डाइजेस्टिव प्रोसेस में कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और तीसरा जो हमारे पास है वो है सैलिवरी अमाइलेज। इन सबका हम काम देखेंगे बेटा। ये सैलिवरी अमाइलेज हो गया, जिसके साथ टाइलिन भी रहेगा। ठीक है। चौथा क्या हो गया? म्यूकस पाया गया। ये चारों इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जो पाया जाता है आपके सलाइवा में। ठीक है ना? तो इस तरह से हम लोगों ने इस टॉपिक को पूरा क्लियर किया। एक टॉपिक कंप्लीट हमारा खत्म हो गया। ठीक है। अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे वो हम अगले लेक्चर में आएंगे। इसको आप अच्छे से कर लो। आपके सामने तो नजर आ ही रहा होगा बेटा। ये लाइक, सब्सक्राइब और शेयर वाली बात है। आप इसको अच्छे से देखो, इस पूरी वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी आएगा। हम लोग कोशिश करेंगे कि डेली एक लेक्चर अपलोड करने का, ताकि जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना आए। और जो हमारे नीट के जो बच्चे हैं जिनको नेक्स्ट ईयर एग्जाम देना है, वो आप कमेंट करें और आप बताएं कि कौन से चैप्टर में प्रॉब्लम आ रही है। उस चैप्टर को हम कोशिश करेंगे बेटा जल्दी से जल्दी सॉल्व करने का। तो आप सब्सक्राइब करना इसलिए जरूरी है ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए, आप नेक्स्ट वीडियो देख सके। और रही बात बेटा शेयर की, तो मैंने आपको पहले इंट्रोडक्शन में ही बताया कि ये वीडियो हमने इसलिए बनाया है ताकि जो गरीब बच्चे हैं उनको ये वीडियो मिल सके और वो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सके। तो आप शेयर उन गरीब बच्चों को करें जो गांव से पटना नहीं आ पाते हैं या अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट में नहीं जा पाते हैं, वो इसको अच्छे से पढ़े। और अगर कोई डाउट होगा तो आप इजीली हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो बेटा। चलिए ठीक है, आप लोग अच्छे से इस वीडियो को देखिए। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द बेस्ट।